गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 08 में हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था क्लास 11 के फंक्शंस का, और कुछ 4 क्वेश्चन किए थे। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ रह गए थे, करीब 16 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, मैं 4 ही करवा पाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, और ये लेक्चर प्योर क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर होगा, ठीक है। और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन, जैसे कांस्टेंट, आइडेंटिटी, मॉड्यूलस वगैरह, ठीक है। तो वो लेक्चर 10 में करेंगे। ये लेक्चर प्योरली क्वेश्चन बेस्ड होगा। बेसिकली मैं इसमें आपको कुछ 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा क्लास 11th के फंक्शन में से, ताकि आप एक बार रिवाइज कर पाए कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है वीडियो का। और क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 बी टू रियल फंक्शंस। फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स एंड एफ बाई जी ऑफ एक्स। ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 16 है 11th की एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है, तो देख लें। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। दीज आर टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर भी आपको वही चारों एल्जेब्रिक जो रिलेशन है वो आपको इसमें निकालने हैं। ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 17 है। तो हमने एल्जेब्रा और फंक्शंस पढ़े थे, इसमें 4 एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वही हमें यहाँ पर करने हैं। तो चलिए जल्दी से बोर्ड पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 फंक्शन दिए गए हैं, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की है 2x + 1। हमसे 4 ऑपरेशन पूछे गए थे। तो बच्चा रिकॉल करिए, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता था? एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, यही आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स है। एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा? एफ एक्स माइनस का जी एक्स, यानी कि 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। एफ इंटू जी एक्स क्या होता था? एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या होता था? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ पर आपका जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये होगा, बट अगेन आपका जी ऑफ एक्स यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x - 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x - 1/2 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन साथ में, ये कॉमा है ना, ये कंडीशन साथ में लगेगी। ये उस टाइम पे मैं यही समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन में बताऊंगा भाई, आपका जी एक्स इस तरीके से होना चाहिए। आपकी डेफिनेशन कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो जी एक्स डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए। और जहाँ वो 0 हो रहा है वहाँ पर आप एक्स का इनपुट नहीं दे सकते, तो डोमेन में से वो चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। अब पता है प्रॉब्लम क्या होगी इस पर्टिकुलर फंक्शन की, ये जो आपने ऑपरेशन लगाया, इसके बाद अब जो डोमेन आएगी भाई, ये तो -1/2 हो सकता है ना, बट नहीं, अब इन दोनों की कॉमन डोमेन में से -1/2 हट जाएगा, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर भी -1/2 पुट अप नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों की कॉमन डोमेन बच्चों क्या बन गई? r माइनस -1/2। समझ में आया? अगर आप आगे और क्वेश्चन करोगे रेफरेंस बुक में से, क्लास 11th के क्वेश्चन है बेसिकली, 12th 1 का कोई यूज़ नहीं है, तो आप समझ पाओगे। तो फंक्शन रिकॉल करवा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ देखेंगे, ये हम डायरेक्टली करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि √x + x। एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा? √x - x। एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? √x × x। ये x की पावर ½ होता है, ये x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। और यहाँ पर भी बड़ा ध्यान देना, f बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जहाँ पर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो एफ एक्स क्या है बच्चों यहाँ पर? √x, और जी एक्स क्या है? x। तो x की पावर ½ होल अपॉन x क्या हो जाएगा? x की पावर ½ - 1, यानी कि -½ अगेन ये क्या हुआ? x की पावर -½ क्या हो गया? 1/√x मेरे हिसाब से, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, आपने एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकाला, √x अपॉन एक्स किया, एक्स की पावर ½ x की पावर 1, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b क्या होता है? एक्स की पावर a - b, तो ½ में से 1 माइनस हुआ तो -½ -½ नीचे आके +½ यानी कि 1/x की पावर ½ यानी कि 1/√x आ गया। अगेन ये आपका फाइनल आपका आंसर आया। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड तो नहीं हो सकता, तो जहाँ जहाँ ये नॉट डिफाइंड हो रहा है उसको डोमेन में से हटा दो। तो बच्चों x की वैल्यू 0 रखने पर ये नॉट डिफाइंड होगा, तो हमने कह दिया कि x 0 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखना,
यहाँ पर ऑलरेडी इसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या है, क्या रख सकते हो सर, रूट के अंदर है तो हम नेगेटिव नंबर छोड़ के सब रख लोगे, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी। तो पहली बात तो इनकी कॉमन डोमेन वहीं कम हो गई। बाद में जब आपने इस फंक्शन की डोमेन निकाली तो उस कॉमन डोमेन में से जीरो फर्दर हट गया। तो अब आप इस फंक्शन की मुझसे डोमेन पूछोगे तो पहले बात तो क्योंकि ये एक्स है रूट के अंदर, तो मैं जीरो से छोटा तो नंबर डाल नहीं सकता, जीरो भी नहीं डाल सकता। तो अब इसकी डोमेन आएगी ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। समझ में आया? तो ये हमसे पूछा नहीं गया पर बता देता हूँ, कॉमन डोमेन का यही मतलब होता है। समझ में आया? तो जल्दी से उतार लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो जिन लोगों ने नोट कर लिया है उन लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उनकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 11th के NCERT के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एफ एक्स इक्वल्स टू टू माइनस 3x वेर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एक्स ग्रेटर देन 0 काम आएगा, ध्यान रखना। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेर एक्स इज अ रियल नंबर। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स इज अगेन अ रियल नंबर। तो ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाइए। भाई आपको कहा गया है कि इन फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों निकाल लेंगे, यही कहा गया है, बिल्कुल। तो बच्चों डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ एक्स। बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन मैंने ऑफिशियली नहीं पढ़ा है, बट आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि अगर मोड एक्स जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन कहलाता है। इनपुट बच्चों आप कुछ भी दो, ये हमेशा आपको आउटपुट पॉजिटिव देगा। इसका माइनस का साइन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी कि जो मॉड एक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 रखोगे तो इक्वल भी हो सकता है। ये इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। तो बच्चों यहाँ देखिए, वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो यानी कि माइनस मॉड एक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। समझ में आया? तुमने बोला इससे क्या मतलब है, क्या निकला? मैंने कहा बेटा इससे निकली इसकी रेंज। भाई आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स रखते तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह y रख दो। तो y किससे आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि आपकी जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी बच्चों, ये हमेशा आपको आउटपुट नेगेटिव देगा। क्यों सर, ये तो आउटपुट पॉजिटिव देता है। मैंने कहा बेटा आप पॉजिटिव को वापस नेगेटिव बना रहे हो ना, माइनस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमने लिखा रेंज। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका और है, आर नेगेटिव यूनियन 0। सारे नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 है ना। नेगेटिव रियल नंबर से जब नेगेटिव आते हैं 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। आपसे पूछा सर सब तो ठीक है, डोमेन कहाँ चलेगी इसकी। मैंने कहा बेटा ध्यान रखो ये मॉड्यूलस फंक्शन है, आप एक्स कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर में से। तो क्लियरली क्या वी नो दैट में लिख सकते थे वैसे तो आप, बट मैं यहाँ डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन that is mod of x is the set of real numbers, है ना बेटा, कुछ भी रख सकते हो। implies that domain of f of x is equals to r, या फिर क्या लिख सकते हो, r की जगह और क्या लिख सकते हो, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आया? ये पूरे रियल नंबर होते हैं। तो भाई क्योंकि आपका मोड एक्स में जब आप एक्स रख सकते हो तो माइनस मोड ऑफ एक्स के अंदर भी आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो आप एक्स तो कुछ भी दे सकते हो, पर बेटा वो रिटर्न आपको क्या करेगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया? आई होप आ गया होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ उल्टा नहीं चलेंगे अपन। आप देखो कि आप डोमेन कुछ भी पुट करो बट आपका रूट के अंदर का पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियरली कॉमा फॉर द फंक्शन, लिखना कैसे है, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, कॉमा फंक्शन के डिफाइन होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9।
ठीक है बच्चों, दोनों तरफ रूट लेते हैं, तो अगर आपको याद नहीं तो बता दूं, यहाँ पर आता है मोड ऑफ 3। भाई एक्स स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स अंडर रूट 9 से छोटा होना चाहिए, और रूट 9 होता है मोड ऑफ 3। चलो लिख देता हूँ, क्योंकि हम रूट को आज भी पॉजिटिव ही मानते हैं। नेगेटिव रूट, स्क्वायर रूट दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आज भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही हम कंसिडर करते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन को। कहाँ गया? ये रहा, समझ में आया? तो अगर x छोटा होना है 3 के मोड से, तो बच्चों से मोड हटाओगे तो क्या होगा? अभी याद रख लो, मॉड्यूलस फंक्शन में पढ़ाऊंगा, ये इनइक्वालिटी है, यानी कि आपका जो x है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ, सिंस x less than equals to mod a implies that x is greater than equal to minus a and less than equals to a। सोच के देखो एक बार, मैं इमेजिन करवा देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन का एक अलग से लेक्चर दूंगा, आई थिंक अगला ही लेक्चर लूँगा, इसके बाद लूँगा लेक्चर नंबर 10 या 11, उसमें बताऊँगा आपको ये चीज़। बच्चों क्या होता है, आप रखिए आपका जो x है वो मोड ऑफ 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? रखो 2.5 रखो, 2.5 का मोड 2.5 छोटा है बिल्कुल, माइनस 2.5 रखो बेटा, वापस से उसका मोड प्लस 2.5 अगेन 3 से छोटा है। तो आप देखो आपकी वैल्यू इसी में लाई करेगी, समझ में आया? ये तो एक लॉजिकल तरीका हो गया वेरीफाई करवाने का। इनइक्वालिटी के टाइम जब समझाऊंगा तो इनइक्वालिटी थोड़ा और तरीके से हम डीप में इसको लेके चलेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि आप एक्स का इनपुट क्या दे सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? एक्स का इनपुट क्या रख सकते हो इसके बीच में? तो बच्चों डोमेन निकल गई, इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल 3। क्लियर हो गया? अब आप रख के देखो, अगर आप x की वैल्यू मान लो 4 रख देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 -7, तो बेटा रूट के अंदर -7, ये वॉयलेट हो जाता है रूल। हमने इसी को फॉलो किया है। और अब खुद देखो, मैक्सिमम 9 रख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और +3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 - 9 क्या हो गया बेटा? 0। तो अंडर रूट 0 हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है? सब प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, अब आएगी रेंज में दिक्कत आपको। तो रेंज के लिए क्या मानना था? लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y क्या मिल गया आपको? अंडर रूट 9 - x स्क्वायर। हमने बोला था भाई इसको सॉल्व करके एल्गोरिदम में x को y के रूप में सॉल्व करो, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया। यहाँ से x का स्क्वायर क्या आया? 9 - y स्क्वायर, तो फाइनली x का मिल गया आपको अंडर रूट 9 - y स्क्वायर। अब अगेन यहाँ वही कंडीशन लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे? फॉर x टू बी डिफाइंड 9 - y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो y स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। अगेन वही कंडीशन आ गई, तो डायरेक्टली लिख दूँ, तो y -3 से बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर ए है। दोबारा सर, आपका एल्गोरिदम कहता है कि पहले फंक्शन को y मान लो, लिख लो, फिर जैसे आपको y अभी x के रूप में मिल रहा है, हमें x को y के रूप में निकालना है, तो हमने x को y के रूप में निकाला, ठीक है? इस पर कंडीशन अगेन क्या होगी? अब जिस y की जिन जिन वैल्यू पे आपका x डिफाइन होगा वही आपकी रेंज होती है। मैंने बताया था कि एल्गोरिदम पूरा नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है। उसका मतलब समझाता हूँ यहाँ पर। भाई क्वेश्चन जो कहता है, एल्गोरिदम तो ये कहता है कि आप y की वैल्यू देख लो जहाँ x डिफाइंड है, तो y के तो सर इन वैल्यूज़ पर आपका x डिफाइंड हो रहा है, ऊपर समझा भी चुका हूँ, वही चीज़ हमने नीचे कॉपी करी। बट बच्चों मुझे दोबारा बताओ, क्या रेंज ये होगी? इसका मतलब नहीं सर, ये रेंज नहीं हो सकती। उसका कारण है कि आपकी रेंज में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, बट आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था क्या? ये मुझे खुद बताओ, आपका y किसके इक्वल है? फंक्शन के। जब हम खुद कह रहे हैं कि ये फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, तो आपका y नेगेटिव आया कैसे? पॉइंट समझेंगे भाई। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग तो आपका y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दे रहा है, ठीक है? यानी कि रेंज नेगेटिव भी हो सकती है। बट आप खुद सोचो ना बच्चों, y क्या है? f(x), क्या ये फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू देगा? तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? बच्चों नहीं है। बट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -x स्क्वायर कॉमा विच कांट बी नेगेटिव, hence रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3, यानी कि इसकी नेगेटिव वैल्यूज हमने खत्म कर दी। समझ में आई मेरी बात? डोमेन तो कुछ भी रखो, तुम प्रैक्टिकली भी सोच के देख लो। रखो एक्सट्रीम वैल्यू रखो, 9 रखो, 9 - 9 0,
तो कोई भी इनमें से डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट अप करके दिखाओ और मुझे बता दो कि वाई नेगेटिव आ रहा है, आ ही नहीं सकता, 0 से छोटा वाई हो ही नहीं सकता। तो सर फिर इसने वैल्यू दी कैसे, उसका कारण बताता हूँ। यहाँ जो हमने ये स्क्वायरिंग करी थी ना बच्चों, वाई एक तरह की वैल्यू दे रहा था, जैसे ही तुमने इसको स्क्वायर किया तुमने इसको ये देना भी परमिट कर दिया। अब स्क्वायर करते ही क्या होता है, आपका वाई अगर आपका 3 था, ठीक है, तो वो वाई है, तो वाई का स्क्वायर 9 होगा। अगर आपका y -3 था तो भी तो y का स्क्वायर 9 होता है। तो जैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो आपको वैल्यूज़ डबल हो जाती हैं। तो इसके लिए एक नोट भी लिखवा देता हूँ मैं, एल्गोरिदम के अलावा है ये नोट, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। तब तक इसको नोट करना स्टार्ट रखें आप, मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना करिए। नोट ये है दैट while finding the range or domain of a function, comma, please be careful on squaring the function, comma, sometimes it may give some extra वैल्यूज। तो यही बात थी कि जब भी आप फंक्शन का डोमेन रेंज निकाल रहे हो तो स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखें कि वो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ना दे दें, ठीक है। तो यही मैंने कहा था कि ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन तो कह देगा कि भैया सब कुछ पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं होता है, आपको रख के देखना होता है कि क्या प्रैक्टिकली वो चीज़ आ भी रही है। तो बेसिकली मैंने यही किया, एक क्वेश्चन यही थी। दूसरी क्वेश्चन इस बात से बनती है कि वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों का मैंने यूनियन इंटरसेक्शन लिया और जो कॉमन वैल्यूज़ मिली वही आपकी रेंज हुई, ठीक है। जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फिर। सो आई होप नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 3, 2 और हाँ भाई, तो चलिए देखेंगे बोर्ड के ऊपर। तो आपको तीनों क्वेश्चंस में क्या निकालनी है, रेंज। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 - 3 ऑफ एक्स, तो हम मानेंगे सर लेट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो वाई होगा 2 - 3 ऑफ एक्स, तो यहाँ से 3x निकलेगा 2 - y, दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू 2 - y/3। अब आप बोलेंगे कि सर देखिए y तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है क्योंकि डिनोमीटर तो 0 होगा नहीं। मैंने कहा देखो यहाँ आप कह सकते थे कि इसकी रेंज रियल नंबर हो सकती है, बट क्यों नहीं होगी। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक क्वेश्चन 1 है, ऑल्सो it is given that x is greater than 0। तो इक्वेशन 1 को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा कि आपका 2 - y/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपका x जो कि अब ये है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 - y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि आपका जो 2 है वो ऐसा होगा, दैट इज़ y इज़ लेस देन 2, यानी कि जो रेंज है y वो क्या हो गई, ओपन इंटरवल 2 से -∞ तक, यानी कि आपका जो रेंज है वो हमेशा 2 से आपको कम मिलेगी, इसलिए ओपन इंटरवल लगा है। मतलब 2 के इक्वल नहीं है, इक्वल होता हम क्लोज इंटरवल लगाते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में रेंज ही निकालनी थी बिल्कुल, क्योंकि डोमेन तो आपकी फिक्स है। डोमेन क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर है ना। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दिया हुआ है x² + 2। और यहाँ पर x रियल नंबर है, यहाँ x के ऊपर कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई। अगेन लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि y मिल गया x² + 2, तो यहाँ से x² मिल जाएगा y - 2 और x मिल जाएगा √y - 2। तो अगेन फॉर x टू बी डिफाइंड y - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर यहाँ तो एक कंडीशन मिल गई, दोबारा देख लो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है सर, आप x की वैल्यू 0 डाल सकते हो तो आपको 0 + 2 y मिनिमम 2 ही मिलेगा, और x की वैल्यू अगर आप माइनस में भी डालोगे ना तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो हमेशा आपको 2 से बड़ा ही मिलेगा। तो आपकी रेंज जस्टिफाइड है, आपने वेरीफाई कर लिया। सो रेंज इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है,
भाई भाई देते दोनों क्वेश्चन, देखो पूरा रियल नंबर आ गया। इसकी रेंज 2 पे ख़त्म होती है, इसकी 2 से स्टार्ट होती है, ये ओपन क्लोज, तो देखो पूरा रियल नंबर हो गए दोनों, है ना। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं था क्वेश्चन से, बट ऐसे बता दिया मैंने, दिखा क्योंकि मेरे को। ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर अगर आप y मानोगे तो y क्या मिल जाएगा, x, सिंस x बिलोंग्स टू r, सो y ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि y और x तो बराबर ही आइडेंटिटी फंक्शन दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को ही हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो रेंज क्या होगी बच्चों, रियल नंबर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें वैसे कुछ समझाने लायक था भी नहीं, जल्दी से नोट करें। और जिन लोगों का नोट हो गया तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे, सॉरी 9 और 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। लेट एफ इज अ सेट ऑफ 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। और आपका जो f है वो एक लीनियर फंक्शन है ना, लेट f बी अ लीनियर फंक्शन। डिफाइंड फ्रॉम z टू z, फाइंड f ऑफ x। बच्चों आपको f ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, बड़े अच्छे सवाल होते हैं, तो ये तो इजी है, एक्सट्रीम लेवल पे भी आते हैं। आपको फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और ऑर्डर पेयर दी हैं, बट आपसे पूछा है कि फंक्शन की डेफिनेशन निकालो, ठीक है। ये आपकी 11th के एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 20, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन x² + 3x + 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर है वो, है ना, क्यूब नहीं है, x² - 5x + 4। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21 है। दोनों सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाएं। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन f एक लीनियर फंक्शन है, तो जल्दी से आप पता लगाएं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जब हम कोऑर्डिनेट पेयर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में कि लीनियर फंक्शन होता क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल को ही लीनियर फंक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक वेरिएबल के रूप में हो और उस वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो, यानी कि यूनिटी हो, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है। तो याद करिए बच्चों, फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, where x belongs to r is called a linear function where a and b are constant। और यहाँ पर एक बात नहीं लिखी जो मेरे हिसाब से लिखी जानी चाहिए थी, बुक में ये डेफिनेशन है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a कभी 0 हो गया तो फिर आपका फंक्शन ही सिंपल b रह जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लिखनी जानी चाहिए एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, लिख लो। आपको याद होगा लीनियर पॉलिनोमियल की भी सेम यही डेफिनेशन हुआ करती, बस वहाँ पर p ऑफ x लिख दिया करते थे आप। तो p लिखो, f लिखो, g लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों मान लेते हैं यहाँ में ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, पूछा है कि एफ एक्स निकालो। तो सिंस एफ एक्स इज़ अ फंक्शन, एफ एक्स इज़ अ लीनियर फंक्शन, सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ अ लीनियर फंक्शन, कॉमा सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है बच्चों। अगर एफ आपसे कहा गया है कि एफ लीनियर फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स जो भी होगा इसी फॉर्म में होगा। अब हमें ए और बी तो निकालना है, ए और बी निकालने के लिए आपको 4 कंडीशन दी हुई है, कोई भी 2 पकड़ो, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बनाओ, आंसर निकाल लो, समझ में आया। बट इसमें भी एक आसान तरीका दिया हुआ है, भाई आपको एक जगह 0 भी दिया है, तो अब इनका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 रखने पर आपके फंक्शन ने आपको 1 आउटपुट दिया होगा, एफ ऑफ 2 रखने पर 3, 0 रखने पर -1, -1 रखने पर -3 दिया है। तो आपकी हेल्प के लिए 4 पेयर दिए, हमारे लिए 2 काफ़ी थे। तो मैं ले लूँगा पहला पेयर 1, 1 बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 रहा होगा, रखूँ तो एफ ऑफ 1 होगा क्या, a इंटू 1 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, और इसको क्या कहा गया है 1, तो ये इक्वेशन a मिल गई। आपने कहा क्या समझ में नहीं आया, मैंने कहा देखो 1, 1 फंक्शन में लाई करता है, इसका क्या मतलब है, पहला वाला डोमेन है, दूसरा वाला उसकी इमेज है, तो यानी कि एफ ऑफ 1 रखने पर 1 मिला, ठीक। एफ ऑफ 1 यहाँ रखें, क्या मिलता है, एफ ऑफ 1 रखने पर a प्लस बी मिलता है, पर आप तो कह रहे हो कि वो 1 है, ठीक है, इक्वेट कर दिया। दूसरा मैं पेयर लूँगा ये 0, -1 भी एफ में, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट मैं ज़बरदस्ती 2 इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, 0 रखने पर एक वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो 0, -1 एफ में बिलोंग करता है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 कितना रहा होगा, -1। सर रखें एफ ऑफ 0 a इंटू 0 प्लस बी, ये तो 0 हो गया, यानी कि सिर्फ b रह गया, और ये कितना है -1, मेरे को यहाँ से सीधी सीधी b की वैल्यू -1 मिल गई। सो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, कॉमा b की वैल्यू -1 रखो बच्चों, तो a -1 इक्वल्स टू 1, विच एम्प्लाइज दैट
ए इज इक्वल्स टू 2। तो आपको आंसर मिल गया। तो ए और बी मिल गया। फंक्शन की फॉर्म तो आपको पता ही थी कि इस फॉर्म में होगा, रख दो। हैंस रिक्वायर्ड फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 ही है, देख लो भैया, मैं आंसर लिख के रखता हूँ हमेशा अपने पास। तो कहाँ गया, हाँ बिल्कुल 2x माइनस 1 यही आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समझाने लायक था नहीं वैसे, और मैं साथ साथ बताता चला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमें सिर्फ डोमेन निकालनी है, इसी की रेंज निकलवा लेता तो बहुत दिक्कत होती, इसलिए कह रहा था मैं, है ना। तो एनसीईआरटी है, इजी क्वेश्चन देती है। तो वही इनकी बात करते हैं बच्चों। डोमेन क्या होता था, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो एक्स की किन वैल्यू पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है ये पता कर लो, उनको डोमेन में से हटा दो, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन। इनकी डोमेन तो क्या होती है, रियल नंबर। तो हमें कहाँ दिक्कत है सर, ये कहाँ नॉट डिफाइंड होगा। मैंने कहा बच्चों, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो देख लो कि आपका फंक्शन कहाँ नॉट डिफाइंड है। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड कॉमा, ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे तो मेरे हिसाब से तो ये x माइनस 4 और x माइनस 1 आएंगे। ठीक है, 9th क्लास की 8th क्लास की मैथमेटिक्स है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, ये निकाल लो। ठीक है, यानी कि सर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, एंड x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, और आएगा सॉरी, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू 4 आना चाहिए और x नॉट इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर आप इस पूरे के पूरे फंक्शन में 1 या 4 यानी कि एफ ऑफ 1 निकालोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ 4 निकालोगे तो फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर अब बाकी किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होता हुआ हमें ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड कॉमा x should belong to r minus 1,4। तो आपका अगर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो, फंक्शन की आपको एक रियल वैल्यू चाहते हो आउटकम के रूप में, तो आपको जो इनपुट है बच्चों वो रियल नंबर देने पड़ेंगे, साथ में आपको 1 और 4 को छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप दुनिया के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो 1 और 4 को छोड़ के, तो आपकी डोमेन होगी ना ये। हमारी डोमेन भी तो यही होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन क्या होगी, r माइनस 1,4। ये सेट है ना, ब्रैकेट नहीं है कि 1 से 4 तक नहीं, 1,4 दो डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा हूँ मैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब समझ लो, डिस्क्रीट वो जिसको आप काउंट कर सकते हो, कंटिन्यूस वो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। बहता हुआ पानी कंटिन्यूस है और बर्फ़ के टुकड़े आइस क्यूब्स डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 से लेके 4 तक बोलूँ तो 1 से लेके 4 तक इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो बेटा वो कंटिन्यूस है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इंटरवल बोलते हैं उन्हें। और डिस्क्रीट का मतलब 1,4, यानी कि 1 के और 4 के बीच में जो भी वैल्यू आपको लेना चाहो ले, 1 नहीं लेने देंगे और 4 नहीं लेने देंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। The function f is defined by f of x equals to 1 minus x when x is less than 0, 1 if x equals to 0 and x plus 1 if x is greater than 0. Draw the graph of fx. NCERT का example 22, 11th की NCERT है ना। Question number 12. Find the domain of a function f of x which is equals to x square plus 2x plus 1 whole upon x square minus 8x plus 12. ये आपकी मिसलिनियस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन 11th की NCERT का। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर देखेंगे। भाई हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन दिया है fx, उसकी 3 डेफिनेशन है x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। सर इसका ग्राफ ड्रॉ करो, स्केच करो। तो मैंने कहा बच्चों आप भूल गए, x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, एक कॉरेस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो आपको चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 2 है, x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू पे y की वैल्यू है। तो फिर ऐसे डॉट्स बनाते थे, कम से कम 3-4 वैल्यू लेके फिर उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया करते थे। हालांकि आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों, आपको पता होगा कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और ये पूरा कैसा भी है, ये एक हर डेफिनेशन के लिए लीनियर फंक्शन है, और यहाँ तो कांस्टेंट ही हो गया। ठीक है,
तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी कि आप हर पर्टिकुलर साइड पे अगर दो वैल्यूज़ भी ले लेंगे ऐसी, तो आप दो पॉइंट के बेसिस पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ निकालते हैं। फॉर स्केचिंग द graph of fx, comma, we will find some values of fx on some values of fx corresponding to some x belongs to R। बच्चों आप एक बार देखना, आपका जो फंक्शन है लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सबके लिए डिफाइंड है। मतलब आपका फंक्शन की डोमेन तो क्या है, रियल नंबर। तो हम उन रियल नंबर में से ही कुछ x की वैल्यू पे fx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपका fx बेसिकली y होता है, तो x के वैल्यू के लिए आपका fx यानी कि y पे क्या वैल्यू मिल रही है वो लेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है ये, फॉर x लेस देन जीरो कॉमा fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो चलो निकालते हैं, f ऑफ -4 पे निकालूं, चलो -3 पे निकालते हैं। तो -3 के लिए क्या होगा, 1 माइनस -3 यानी कि 1 + 3 यानी कि 4। f ऑफ -2 निकालते हैं, 3। f ऑफ -1 निकालते हैं विच इज़ 2, ठीक है। और f ऑफ 0 पे तो फंक्शन अलग होगा। तो फॉर x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x क्या है बच्चों, 1, यानी कि f ऑफ 0 कितना होगा, 1। तो आपने -3 -2 -1 1 0 पे निकाल ली। अब 1 2 3 पे भी निकाल लेते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 0, भाई आप जो 1 2 3 निकाल रहे हो वो 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x + 1। चलिए देखते हैं, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2। f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3, और f ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4। तो आई थिंक हमारे पास इनफ वैल्यूज़ हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो दिस इज़ योर y एंड दिस इज़ योर y डैश, दिस इज़ योर x एंड दिस इज़ योर x डैश। तो वैल्यूज़ पुट करें, 1 2 3 -1 सॉरी -2 -3, ठीक है। यहाँ देखते हैं, -1 -2 -3, हेयर 1 2 3 4। चलिए पॉइंट लगाते हैं। तो f ऑफ 0 पे तो बच्चों आपको जीरो वैल्यू क्या मिलेगी, इसको ब्लू मार्कर से ले लेते हैं। f ऑफ 0 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1, तो पहला पॉइंट। f ऑफ 1 पे 2, f ऑफ 1 पे 2, f ऑफ 2 पे 3, और f ऑफ 3 पे 4, ठीक है। f ऑफ -1 पे बच्चों आपको वापस वैल्यू मिली 2, f ऑफ -2 पे वैल्यू मिल रही थी 3, और f ऑफ 3 पे वैल्यू मिलेगी 4। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया स्ट्रेट लाइन, तो हमें कुछ सीधा सीधा ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपको ग्राफ मिल गया, किसका, आपने फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप जब से ज्वाइन करोगे आपको अपने आप ये मिल जाएगी। आप खुद भी देख सकते हो, ऐसा बना के देखो, है ना, यही तरीका होता है। अपने आपको दिख रहा है कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये ग्राफ हो गया fx का, ठीक है बच्चों। ये तो किसका ग्राफ है, x + 1 का, ये 1 - x का, और ये 1 का। तो आई होप समझ में आया होगा, इसमें समझाने लायक कुछ और था नहीं, ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी 3 4 डेफिनेशन हो, घबराना नहीं है, उन वैल्यूज़ के हिसाब से उनका ग्राफ बन जाता है। अब आप देख रहे हो बच्चों, जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है, वहीं पर ये ग्राफ में एक शार्प टर्न आ रहा है, यहाँ से ग्राफ यूँ आता हुआ वापस ऊपर जा रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होने पर यही होता है। चलो यहाँ आते हैं, इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ था, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है बच्चों हमें। अगेन डोमेन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। सो फॉर fx टू बी डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड ना हो,
कॉमा आपका जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सर अगेन स्प्लिटिंग द वायलेट टर्म, तो मुझे तो यही दिख रहा है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 2,6 नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि डोमेन सब कुछ होगा, सारे रियल नंबर होंगे, बस 2 और 6 नहीं होगा, तो 2,6 आर में से माइनस कर देंगे। इतना सा सॉल्यूशन था, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ रीड करवाए थे। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तो जितने लोगों ने नोट कर लिया उन लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 उनकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड सेकेंड fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। ये दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया मैंने दोनों पार्ट्स में। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो चलिए जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाएं। भाई हमसे कहा गया है कि दो फंक्शन है, इनकी डोमेन रेंज निकालिए। तो भाई पहला फंक्शन तो बहुत आसान है, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। बच्चों डोमेन क्या होती है, उन वैल्यूज़ का कलेक्शन एक्स की जहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। सो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट एक्स पे क्या कंडीशन है बच्चों कि 1 से बड़ा ही होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गई आपकी, ये डोमेन तो फिक्स हो गई। सर रेंज की बात करते हैं, तो लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब बच्चों आप y कुछ भी निकले लास्ट में, ये तो आपको यहीं से पता पड़ गया कि आपका y नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, बताऊंगा अब इसका क्या मतलब है। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दो कि आपको जो x मिला है वाई स्क्वायर प्लस 1, आप यहाँ पर y कुछ भी रख सकते हो। मेरा लॉजिक समझना भाई, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y वेयर x इज डिफाइंड, ये रेंज होती है, तो यहाँ तो y कुछ भी रखने पर x डिफाइंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या मतलब हुआ, क्लियरली कॉमा वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब नहीं आया समझ में, मैंने कहा x ये निकल के आया। अब आपको पता है कि किसी नंबर का स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। समझ में आया ना, ये अंडर रूट लोगे 0 पे जाओगे, समझ में आ गई बात। तो मैं यही तो कह रहा था कि आपका y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर y कुछ भी रखोगे x डिफाइंड होगा। तो बच्चा यहाँ से तो आपको क्या पता पड़ रहा है कि भाई y कुछ भी रख सकते हो, यानी कि आपकी रेंज रियल नंबर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, रेंज होती क्या है, जो आपका फंक्शन आउटपुट देता है उनका कलेक्शन। मुझे ध्यान से बताओ कि आपका फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, तो आपकी रेंज में क्या नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। जब नेगेटिव वैल्यू कोई आउटपुट ही नहीं है तो वो रेंज में आया कैसे, क्योंकि आउटपुट का कलेक्शन ही तो रेंज कहलाता है। तो हमने बोला बट y कांट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता, एम्प्लाइज दैट आपको माइनस की वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा और 0 से संतोष करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों। सो रेंज कहाँ गई, सो रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। सर 0 भी कहाँ है, मैंने कहा x की वैल्यू 1 रख, x की वैल्यू 1 रख, 1 माइनस 1 0, मिनिमम आपको इतना ही मिल सकता है। आई होप समझ में आया होगा पहला पार्ट। सेकंड तो और इजी है, y दिया है मोड ऑफ x माइनस 1। बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन है, तो डोमेन क्या होगी, क्लियरली डोमेन इज इक्वल्स टू r। आप x कुछ भी रखो, आपका फंक्शन पॉजिटिव आएगा, ही समझ में आ रहा है, रेंज पॉजिटिव होगी तो अभी दिखाई दूंगा मैं आपको, लेकिन आप x रख कुछ भी सकते हो, तो आपका जो x होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपका डोमेन तो यहाँ पर डिफाइन हो गया, रियल नंबर मॉडुलस फंक्शन है। रेंज की बात करते हैं, लेट क्या दिया ही हुआ है, तो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। अब मोड ऑफ x माइनस 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। बट ये तो y है, तो y भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके हिसाब से आपको क्या पता पड़ा कि आपका फंक्शन हमेशा जो भी आउटपुट देगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और आउटपुट का कलेक्शन ही क्या होता है, रेंज। तो यानी कि आपका फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 है 0 से बड़ी। चलो देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है।
हाँ सर पॉसिबल है। 1 रखो, 0 माइनस, आपने कहा -99 रखूँगा, तो -99 -1 -100, मोड लगने से क्या हो गया +100। तो आपका फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। तो आपकी रेंज में आपको मिनिमम कितना मिलेगा 0, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम कभी पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमेशा इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, आप इन्फिनिटी पे कभी पहुंच नहीं सकते, इन्फिनिटी के डायरेक्शन में जा सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से उतार लीजिए। और जिन लोगों को समझ में आ गया उन लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 उनकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 14 और 15 दोनों ही देख लो, एक काम करो, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इज इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है आर द फॉलोइंग ट्रू। f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b देखेंगे, f इज़ अ फंक्शन ऑफ a टू b ये भी देखेंगे, और आपको दोनों केस में आंसर जस्टिफाई करना है कि अगर यस और नो है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 15 और आसान है। लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल a कॉमा b, द सेट ऑफ ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, यानी कि ए बी कॉमा ए प्लस बी के ऑर्डर पेयर का सेट है जहाँ पर a b इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। इज अ फंक्शन इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन 14 जो था वो मिसलेनियस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 था, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, भाई भाई हैं। और नीचे वाला क्वेश्चन 12 है, लास्ट क्वेश्चन जो है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि बताओ क्या ये फंक्शन है और क्या ये रिलेशन है। तो भाई देखो, दो सेट हैं, एक सेट ए से दूसरे सेट बी पे कोई ये डिफाइन है रिलेशन, और इस रिलेशन का भी हमने नाम दिया है एफ। तो पहले तो ये बता रखो कि ये रिलेशन है, मैं बार बार रिलेशन को कह रहा हूँ। तो चलो देखते हैं बच्चों। आप देखोगे कि सेट ए और बी, सेट ए से सेट बी तक जो रिलेशन होता है वो होता क्या है सर? रिवाइज कराउंड, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि जो रिलेशन ए, अगर ए से बी में आर कोई रिलेशन है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट रहा होगा। आप देखेंगे बच्चों ए क्रॉस बी तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन ये जो भी दिया हुआ है ये ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। विजुअल डायग्राम आप देख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस एफ इज अ सबसेट, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो भी रहा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हम कहते हैं, ये क्योंकि एफ उसका एक सबसेट है तो हम क्या बोलेंगे कॉमा, सो एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? दूसरा सवाल था कि क्या ये एक फंक्शन है। तो इस बच्चों एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले सेट का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, नहीं बच रहा, सबकी इमेजेस हैं, लेकिन हर सेट की, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, चाहे सबकी एक के साथ ही हो, लेकिन इसकी कोई दो इमेज ना हो। आप ध्यान से देखो, जो एलिमेंट 2 है बच्चों उसकी दो इमेज है, 9 भी है और 11 भी है। तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट 2 फ्रॉम सेट ए हैज़ two images in set B, hence the association, या फिर आप मैपिंग या फंक्शन, hence the association of two is not unique। मैंने बताया था ना यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। जब आपके टू का एसोसिएशन यूनिक नहीं है, implies that f is not a function, f is not a function फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि आपके टू का जो एसोसिएशन है वो यूनिक नहीं है, इसलिए आपका जो एफ है वो फंक्शन भी नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 पे भी आपसे सवाल यही पूछा गया है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए बी है, दूसरा ए प्लस बी है, जहाँ पर ए और बी दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है। बताओ कि ये जो रिलेशन इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है, क्या ये फंक्शन भी होगा? तो यार फंक्शन होगा तो वापस वही कंडीशन कि पहला एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए। तो अब देखना, हम वैल्यू जैसी चूज़ करेंगे कि ये एक बार नहीं आएगा। तो लिखो लेट a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1, दोनों इंटीजर में लाइक करते हैं बच्चों। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए बी कॉमा ए बी
कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, तो फंक्शन तो आप क्या बोलोगे, सॉरी, अगर आपने a0 b1 माना तो पहले a भी निकालें, ए बी कितना आएगा 0 × 1 यानी कि 0, और a प्लस बी निकालें यानी कि 0 + 1 जो कि यहाँ पर। तो बच्चों आपका a और b इंटीजर है तो रिलेशन में आना चाहिए, यानी कि a, b यानी कि 0, 1 f में बिलोंग करना चाहिए। सर समझ में नहीं आया लिख क्या रहे हो। मैंने कहा फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, a और b इंटीजर्स थे, मैंने दो इंटीजर मान लिए। ठीक है, अब इंटीजर मान लिए तो रिलेशन होना चाहिए, तो हमने a b निकाला, a प्लस बी निकाला। ए बी कॉमा ए प्लस बी आपके फंक्शन में लाई करना चाहिए, यानी कि 0, 1 आपके फंक्शन में लाई करना चाहिए। ठीक है सर, कर गया। अब मैंने ए को वापस से 0 माना और बी को 6 माना, तो अब ए बी निकालो तो वापस से 0 और ए प्लस बी निकाला तो 6। अगेन डेफिनेशन के हिसाब से 0, जो 6 है वो फंक्शन में लाई करेगा, यानी कि रिलेशन में लाई करेगा, सॉरी यही फंक्शन कह रहा हूँ, ये अभी तक तो एक रिलेशन है सिर्फ। तो आपका जो ये रिलेशन है आप खुद देखिए, 0, 1 भी रिलेशन में लाई कर रहा है, 0, 6, और आप इसको 0 रखो और इसको 8, 9, 10 कुछ भी रखते जाओ, तो 0, a 0, b 0, c कुछ भी जो आपका आएगा वो भी फंक्शन में लाई करेगा। तो सर आपका एक ही एलिमेंट 0 कितने सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन कर रहा है। अगेन यहाँ पर आपका एसोसिएशन यूनिक नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंस द एलिमेंट 0 हैज़ many images या many associations, so f is not a function। हाँ ये रिलेशन है, ये z से z में एक रिलेशन तो है ही सर, रिलेशन तो डिफाइन भी कर दिया, बट बच्चों ये एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे जब आप इसके ऑर्डर पे लिखने बैठोगे आपका पहला एलिमेंट कई बार रिपीट होगा, और हम कह चुके कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आज का आखिरी सवाल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेट a इज इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम a to n बी डिफाइंड बाई f of n इज इक्वल्स टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बच्चों जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। हमसे कहा गया है कि आपको एक फंक्शन दिया है fn, तो f ऑफ n क्या है, बड़ा अच्छा फंक्शन है कि जो भी नेचुरल नंबर है उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, मतलब अगर मान लो 8 है तो 8 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही होता है, तो fn क्या होगा 2, यानी कि f ऑफ 8 क्या होगा 2। तो इस तरीके से एक फंक्शन की हमने डेफिनेशन बना दी। ये फंक्शन इस सेट A से नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। चलो बच्चे निकालते हैं। सर देखेंगे n इक्वल्स टू 9 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 9 के लिए फंक्शन क्या कहेगा, f ऑफ 9 क्या होगा, n इक्वल्स टू 9, तो f ऑफ n क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n यानी कि 9। ठीक है सर, 9 के प्राइम फैक्टर करें 3 और 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा 3। फॉर n इक्वल्स टू 10, f ऑफ 10 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 के प्राइम फैक्टर करें 2 और 5 होते हैं, तो बड़ा कौन सा है 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। n इक्वल्स टू 11 के लिए f ऑफ 11 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर खुद ही है ये, ठीक है, खुद एक प्राइम नंबर है। सर n इक्वल्स टू 12 के लिए f ऑफ 12 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 2 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो इसमें बड़ा कौन है 3। और n इक्वल्स टू 13 के लिए f ऑफ 13 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 जो कि खुद 13 होगा। तो आप लोगों ने देखा, आपने पूरा फंक्शन नहीं लिख लिया, तो हम चलो फंक्शन को एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 9, 9 रखने पर 3 मिला, 10, 10 का प्राइम फैक्टर 5, 11, 12, 3 और फाइनली आपको मिला 13, 13। तो ये आपने फंक्शन लिस्ट करा है ना बच्चों। दोबारा आप फंक्शन में जो भी वैल्यू रखोगे f ऑफ n निकालोगे तो n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखोगे। आपने 12 रखा तो 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, बचपन में करते थे ना 12 के 2, 2, 3, तो ये जो प्राइम फैक्टर में बड़ा कौन है 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पर नोट किया। तो ऐसे ही हमने सब लोगों के लिखे, सब लोगों के क्या, सब एलिमेंट्स के लिखे, तो पांचों एलिमेंट के प्राइम फैक्टर आ गए। अब ये हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है, हमसे रेंज मांगी गई है। तो बच्चों डेफिनेशन होती थी तो हम रेंज निकाल लिया करते थे, जब रोस्टर फॉर्म लिखे तो इतनी मेहनत क्यों करनी। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इज रेंज।
तो रेंज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ। तो एफ में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 3, 5, 11 और 13। 3 2 बार रिपीट हो रहा है, बट हम सेट में हमेशा एक बार ही लिखते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लो। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में यही हमको 12 क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए। हमारा क्वेश्चन काउंट अब फंक्शन में 16 से आगे बढ़ेगा, तो जब भी हम करेंगे वो 17 होगा, ठीक है। ये लेक्चर 09 था। 08 और 09 में मैंने आपको फंक्शंस रिवाइज करवाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है क्वेश्चन क्लास 11th का, वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस होते हैं जैसे आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, और कुछ अलग होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, जो आपको बेसिकली नहीं पढ़ाए जाते हैं बोर्ड में। और देखा जाए तो ये एक अच्छा मौका है उनको इंट्रोड्यूस करवाने का, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो यूज़ होंगे। तो मैं उन पर एक अलग लेक्चर लूँगा, लेक्चर नंबर 11, क्योंकि जो लेक्चर 10 होगा उसमें तो बेसिक तरह के फंक्शन समझाऊंगा जो सबको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो अगर उनको फॉलो कर रहे हो तो लेक्चर 10 ज़रूर देखना। लेक्चर 11 ऑप्शनल है, उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों फंक्शंस में कवर अप करूँगा, तो वो देखना नहीं देखना तुम्हारे ऊपर है। बाकी फंक्शन अगला लेक्चर आपको देखना है, 11 देख लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद हम लेक्चर नंबर 12 से जो आपकी 12th के फंक्शंस है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी हैं 12th के फंक्शंस इनके मुकाबले, ठीक है बच्चों। सो ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।